हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एपएस कैरियर पॉइंट पर। तो पिछले दिन की क्लास में आपको हम रदरफोर्ड का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था, एटॉमिक थ्योरी था, उसके बारे में आपको बता चुके हैं। और जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक थे उसके बारे में भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब जो है बोर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो दिए हैं, नेल बोर जो दिए हैं एटॉमिक मॉडल, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आते हैं एक्चुअल में ये क्या थे। जो नेल बोर थे ये रदरफोर्ड जो है ना, उन्हीं का एक चेला थे। रदरफोर्ड जो हैं उन्हीं का एक चेला थे, मतलब चेला यानी उन्हीं का एक स्टूडेंट थे। और उन्होंने सारा स्टडी किया जो रदरफोर्ड जो करके गए थे, इसके मतलब उनके सारे थ्योरीज़ को पढ़े, सारे कंसेप्ट को जाने और फिर ये अपना एटॉमिक मॉडल दिए। ठीक है ना। अब ये क्या बोले हैं इसके बारे में। नेल बोर प्रपोज दैट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व इन द स्पेसिफिक ऑर्बिट कॉल्ड एनर्जी लेवल। देखिए वहाँ पे जो रदरफोर्ड जो कह के गए थे कि ये एक एटम है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बीचों बीच होता है और यहाँ पे जो क्या होता है ये ऑर्बिट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब इनसे पूछा गया था कि भाई अगर रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो है एक दूसरे से मिल क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यहाँ अट्रैक्शन होना चाहिए और नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाना चाहिए, तो मिल क्यों नहीं रहा है? ये बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और ये इसका एक्सप्लेनेशन नील बोर साहब ने दिया। और इन्होंने कहा कि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व इन द स्पेसिफिक ऑर्बिट, जिसको हम लोग क्या कहते थे, एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक ना। अब उन्होंने क्या कहा, ठीक है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और एक फिक्स एनर्जी लेवल होता है। यहाँ एक ये एनर्जी लेवल है जिसको हम लोग एक ऑर्बिट भी कह सकते थे, या इसको हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। यानी कि ये अगर एनर्जी है, ये इसके चारों तरफ एक पर्टिकुलर एनर्जी होता है जो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए रहता है इस एनर्जी लेवल में। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जितना एनर्जी लेवल में होना चाहिए वो मौजूद होता है यहाँ पे, और ये पॉजिटिव चार्ज का इतना ताकत नहीं कि इस एनर्जी लेवल को तोड़ दे और आगे बढ़े। ठीक ना। तो जैसे हम लोग देखते थे पहले सीरियल में होता था कि एक एनर्जी लेवल को पार करना होता था किसी को भी, मतलब जैसे शक्तिमान हो गया, उसको इस एनर्जी लेवल से पार होना पड़ता था, तो इसका एनर्जी कभी उस एनर्जी से कम पड़ने लगता था। इस तरह का मतलब वो साइंटिफिक रीजन भी दिखाया जाता था शक्तिमान में। उसी तरह का यहाँ पे भी है। आप समझ ही लीजिए कि इसका पार करना मुश्किल होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो है आपका, ये जो है ये एनर्जी लेवल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक बांधे हुए रहता है ये एनर्जी इसको, और इसको ना ही इधर जाने देता है और ना ही इधर जाने देता है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हालांकि इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कि कभी कभी क्या करते हैं। फिलहाल आप इसको समझिए कि ये एक एनर्जी लेवल है। किन्होंने समझाया, मतलब नील बोर ने बताया कि ये आपका एनर्जी लेवल है जो कि आपको इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए रहता है अपने में, और ना ही इसको बाहर जाने देता है इस जगह से और ना ही इसको अंदर जाने देता है। ठीक है, अब खैर हम लोग आगे पढ़ते हैं, उसके बाद और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिलीज एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग। जब ये रिवॉल्व करते रहते हैं तो ये एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। दस द रिजल्टिंग एटम इज स्टेबल वन। जब क्या होता है कि ये रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होता है तो ये कोई एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज नहीं करते हैं। इसलिए क्या होते हैं कि ये स्टेबल होते हैं अपना ही एनर्जी लेवल में। इस एनर्जी लेवल से ना ये बाहर जा सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं। बीचों बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, रिवॉल्व करता रहता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इस तरह से ये सब एक दूसरे को रिवॉल्व करते रहते हैं लेकिन एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं, जिसके चलते ये स्टेबल रहते हैं। खैर नेक्स्ट क्या कहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसको हम लोग को देखना है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा कि द शेल इन द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट नॉन एज KLMN एंड सो ऑन, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
एज प्रपोज्ड बाय बोर एंड बरी। ठीक ना, ये दो आदमी थे जिन्होंने ये प्रपोजल दिया कि ये जो होता है कि द सेल इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज नोन एज, जिस सेल में रहते हैं जिसको हमको KLMN कहते हैं। ठीक ना, जैसे मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इन्होंने अपना प्रपोजल क्या दिया कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पहला एनर्जी लेवल यहाँ पे है, देखिए इसके चारों तरफ घूम रहा है। इन्होंने कहा अब जो है जिसको हम लोग के का नाम दिए, फिर दूसरा जो है एनर्जी लेवल अगर आता है तो यहाँ इसके चारों तरफ घूम रहा है इस तरह से। ठीक ना, जिसको हम लोग L नाम दिए। ठीक है, तीसरा एनर्जी लेवल जो है इसके चारों तरफ घूम रहा है। कलर अलग अलग दिखाने के मेन मकसद क्या है, बताना कि ये अलग अलग एनर्जी लेवल है। ठीक ना, और अगर इस तरह से L के बाद M अगर हमको लाना है, M के बाद N लाना हो तो हम लोग इस तरह से एक और एक खींच देते हैं, तो ये आपका MN आया। तो इस तरह से KLMN करके ये एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे। ठीक ना, खैर आते हैं हम लोग आगे। बोलते हैं ये कि इच सेल कंटेन द स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर सेल में, पर्टिकुलर सेल में क्या है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये कंटेन करता है। ठीक ना, किन्होंने कहा, नेल बोर्स ने कहा। ठीक है, बोले कि विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला 2n²। देखिए यहाँ पे अगर n का वैल्यू 1 होगा तो ये k है, n का वैल्यू अगर 2 होगा तो ये k के बाद L हो गया, n का वैल्यू अगर 3 रहा तो ये m हो गया, फिर इस तरह n इस तरह बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका कितना हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं 2n² से। अब 2n² मतलब n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट है तो हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2n² का मतलब, तो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2, यही ना हो रहा है। तो मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में। अब आते हैं नेक्स्ट ऑर्बिट में कितना रह सकता है, इस नेक्स्ट ऑर्बिट में, मतलब कि जब n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक ना, n का वैल्यू अगर 2 रहेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद रह सकते हैं, तो देखते हैं 2 इंटू n² यानी मतलब 2 इंटू n² था तो 2 यहाँ 2 का स्क्वायर कर दें तो 2 इंटू 2 जा 4 दैट इज इक्वल टू 8। मतलब जो है इस ऑर्बिट में आपका कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, बाहर में यहाँ पे 8 रह सकता है, 4 5 6 7 कहीं जगह लगाते 8 हो गया। मतलब पहले पे n इज इक्वल टू 1 मतलब k में 2 रह सकते हैं, और k के बाद l जो है इसमें आपका 8 रह सकता है। इसके बाद वाले ऑर्बिट में कितना रह सकता है, तो 2 इंटू 3 का पावर 2 दैट इज़ 2 इंटू 3 जा 9 दैट इज़ इक्वल टू 18। मतलब पहले पे 2 फिर 8 फिर 18 उसके बाद 32 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते चला जाता है कि किस ये में कितना रहेगा, इन्होंने ये कैलकुलेट करके बता दिए, कौन, नेल बोर बताया। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको बताते हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। क्या है कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज है, और क्या है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, इसका अपना एनर्जी लेवल है, और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं यहाँ है, इसका अलग एनर्जी लेवल है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि एनर्जी अगर जितना इसका एनर्जी है, ठीक ना, इस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, बाहर से वो एनर्जी अगर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या होता है कि इसके बाहर वाला जो एनर्जी लेवल है और इसका एनर्जी लेवल अगर क्या हो जाता है, ये एनर्जी अगर बाहर का डाला हुआ है यहाँ के एनर्जी लेवल के बराबर हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है अब स्टेबल नहीं होता, ये मतलब अनस्टेबल हो जाता है और कभी भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, जहाँ इसको मतलब जैसे नदी का धारा अगर जहाँ इसको जगह मिलता है वहाँ ये फ्लो करते चला जाता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन का होता है कि जहाँ इसको जगह मिलेगा उधर फ्लो करता चला जाएगा। तो क्या होता है कि हम लोग शादी वगैरह में देखते हैं कि बम वगैरह जो पटाखा वगैरह ये होता है, तो जो ग्रीन कलर का नज़र आता है
ग्रीन कलर का जो हम लोग का नज़र आता है, क्यों नज़र आता है? क्योंकि ये जो बेरियम का बना हुआ रहता है, और बेरियम का जब इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है एक जगह से दूसरा जगह, अनस्टेबल हो जाता है, तो ग्रीन कलर को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, यानी रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बेरियम के चलते ग्रीन कलर का नज़र आता है। पताखम यही होता है कि एनर्जी लेवल को ही क्रॉस करा दिया जाता है, क्योंकि अचानक ये बर्स्ट करता है ना, तो इसके चलते क्या होता है, एनर्जी को मतलब एनर्जी जो लेवल है उसको ये क्रॉस कर दिया जाता है। इसी तरह मतलब स्ट्रोंटियम अगर हो जाए, स्ट्रोंटियम के चलते क्या होता है, रेड कलर का हम लोग को दिखाई देगा। तो पताका बेरियम के चलते ग्रीन कलर का नज़र आता है, स्ट्रोंटियम के चलते क्या होता है, रेड कलर का नज़र आता है। तो ये क्वेश्चंस मतलब ये मायने रखता है। खैर वो पूछ दिया जाता है, कंपटीशन में जनरली पूछता है। खैर यहाँ हम लोग देखते हैं कि डाल्टन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये डाल्टन का कहना क्या था? डाल्टन का शायद यहाँ आप लोग नहीं पढ़े ना, पिछले हो सकता है पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, तो इसलिए डाल्टन का यहाँ पे नहीं पढ़ाया गया। डाल्टन इन्होंने कहा था कि जो भी एटम्स होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एटम, ठीक ना, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइनी पार्टिकल होते हैं, तो इनविजिबल आइज होते हैं, मतलब ये पोस्टुलेट दिए थे अपना, मतलब सिर्फ थ्योरी था इनका, ठीक ना। खैर थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो कि अभी आप लोग देख चुके हैं, ये आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। ये रदरफोर्ड था, इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है, मतलब ऑर्बिट में, तो इनका था। और बोर एटॉमिक, तो बोर इस तरह से अभी दिए हैं, ठीक ना। तो ये आपका सबसे मतलब अभी तक का सूटेबल माना जाता है, और अभी तक इनको मतलब इस थ्योरी को आगे बढ़ा ही जाता है, ठीक है। खैर आगे आते हैं, इसमें से कुछ कुछ कंसेप्ट है। वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक ना। वैलेंसी हम लोग क्या करते हैं कि किसी के साथ ये कितना कंबाइंड करने की इसका कैपेसिटी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। मतलब वैलेंसी जो होता है कोई भी एलिमेंट का, किस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल। मतलब क्या है कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब इसकी चारों तरफ तो 8 रह सकता था, पहले 2 फिर 8 फिर 18 ऐसा करके अभी तो हम लोग निकाले थे ना। तो मान लीजिए इसमें 8 रहता है, तो मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा, क्योंकि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पर डिपेंड करता है वैलेंसी। यही बात कह रहा है आपका यहाँ पर। खैर एटॉमिक नंबर आते हैं। एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। कोई भी एटॉमिक नंबर क्या होता है कि जितना प्रोटॉन होता है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर प्रोटॉन अगर 1 हो तो एटॉमिक नंबर 1 हो गया, प्रोटॉन 2 हो तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते चला जाता है। एंड द मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट। मतलब देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर जो बीच में न्यूक्लियस में होता है, तो ये आपका मास नंबर के बराबर होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर देंगे तो वो मास होता है। मतलब ये एटॉमिक नंबर आपका क्लियर हो गया कि कितना प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर, और कहाँ पे यहाँ क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के आपको मास नंबर होता है। खैर आते हैं आइसोटोप किसको कहते हैं, कि isotopes are having the same atomic number and different atomic masses। मतलब दो कोई हम ये लेते हैं, जैसे देख लिए हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाँ, अगर एक एटॉमिक नंबर है एक, इसका मास अगर 1 रहा, एटॉमिक नंबर 1 है, मास 2 हो जाता है। एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास 3 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, देखिए सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मासेस, मतलब यहाँ पे 1 2 3 मतलब अलग अलग मास नंबर है, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं कि द एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर 1 2 3 आ जा रहा है। तो पहले को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, और लास्ट वाले को ट्रिटियम कहते हैं, ट्रिटियम। तो ये आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होते हैं किसके आइसोटोप, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी याद कर लीजिए। खैर आइसोबार क्या होता है, सो ध्यान दीजिए कि बोलता है आर एटम हैविंग द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। मतलब क्या है कि अगर हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग क्लोरीन का ले लिया, ठीक है,
मान लीजिए क्लोरीन, तो क्लोरीन का क्या होता है ना कि एटॉमिक नंबर 17 ही होता है क्लोरीन का, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 35 इसका होता है, क्या बोलते हैं, देखिए इसका मास नंबर 35 होता है, किसी में 34 होता है, मतलब क्या है मास नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर, अच्छा नहीं नहीं, यहाँ पे मास नंबर सेम हो, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो। इनका कहना क्या है इसोबार्ट्स में कि एटम हैविंग द सेम एटॉमिक मास, मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, ठीक ना, अलग अलग एटॉमिक नंबर हो लेकिन मास नंबर सेम हो, उसको हम लोग आइसो बार कहते हैं। फिर आइसोटोन आता है, बहुत सारे चीज़ आते हैं, तो आप लोग को पढ़ने नहीं है तो आपको ज़्यादा इसमें पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो थ्योरी वाला पार्ट था हम लोग ने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट डे से आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़।